नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में आज बात करेंगे फार्म ईआरपी की, एक नेक्स्ट जनरेशन फार्म मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसे संस्थाओं और फ्यूचर स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फार्म ईआरपी व्यवसायों को खेत, किसान, खरीद, प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, साथ ही साथ फाइनेंस, डेट मैनेजमेंट के विश्लेषण में मदद करता है। संजय बोरकर और संतोष शिंदे ने मिलकर टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने की शुरुआत की, इस मकसद के साथ कि वो इस क्षेत्र में देश को आगे ले जाएंगे, बढ़ावा देंगे। और देखिए, कामयाबी शुरू में जरूर हाथ नहीं लगी, लेकिन 2001 से जब एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी ने काम करना शुरू किया, देन देयर वाज डेफिनेटली नो लुकिंग बैक। उसके बाद पीछे मुड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। संजय बोरकर, जो कि सीईओ और को फाउंडर है फार्म ईआरपी के, वो मेरे साथ यहां पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला, हमारे साथ इस बातचीत में आप शामिल हो रहे हैं। थैंक यू एंड नमस्कार। संजय जी, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो देश की जीडीपी में बड़ा योगदान करता है। हम देखते हैं कि कैसे पिछले सालों में समय बदला है, लेकिन जब आपने 2006 से एक तरह से फार्म ईआरपी ने जब फुल फ्लेजेड तरीके से काम करना शुरू किया, तो किस मकसद के साथ आप इस सेक्टर में एंटर हुए सर? मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ एंड मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे पार्टनर हैं फार्म ईआरपी में, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं। बट हम लोग एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो जब हमने काम शुरू किया एंड हम लोग अलग-अलग किस्म के सॉफ्टवेयर बना के कंपनीज़ को बेच रहे थे। तब हमें पता चल रहा था कि किसान जो है या खेती जो है, इसमें सॉफ्टवेयर कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ हो रही है एंड टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिल पा रहे। सो दैट वाज़ द ओनली रीज़न विथ व्हिच वी स्टार्टेड एंड फिर हमने देखा कि भारत को आईटी सुपर पावर कहते हैं। बट अगर आप देखने जाएँ कि टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। बाकी कंट्रीज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस यहाँ से वहाँ देते हैं। बट किसानों के लिए या एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ अच्छा खासा यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी यूसेज करके बनाया नहीं गया है। सो ये बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड को लेके फिर हम आगे हमने काम करना शुरू कर दिया। एंड हमने सोचा कि छोटे किसान जो है वो अपनी जो खेती है वो एक बिजनेस जैसे नहीं करते। वो टिपिकली वो अपनी एक परंपरा है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। जितना भी उसमें इन्वेस्ट करना है या खर्चा करना है वो खर्चा कर लेते हैं, जितना आता है वो अपना समझ के रख लेते हैं। बट उसमें कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करना या कुछ इंफॉर्मेशन की फ़ायदे से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, इसमें ज़्यादातर वो काम नहीं करते थे। सो वो एक हमारे दिमाग में था कि ये जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, वो इस सेक्टर में आए एंड इसलिए हमने ये फार्म ईआरपी का काम हमने एक्चुअली शुरू किया था। हम्म। संजय जी, आपने किसानों की बात यहाँ पर की और आपने ये भी कहा कि कैसे ये लोग अपनी खेती को बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं लेते हैं। सर, आप इस खेती के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं। आप दुनिया भी घूमे हैं, कंप्लीटली मेड इन इंडिया कंपनी है आपकी, लेकिन जब आप दुनिया भर में घूमे और आपने वहाँ के किसानों के काम करने के तरीके को देखा, तो सर कैसे हम अलग हैं संजय जी? हमें और कितना आगे बढ़ने की जरूरत है? कहाँ कुछ कमी आपको दिखती है हमारे देश के किसानों में कंपेयर टू इंटरनेशनली जो फार्मर्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? ये आपने बहुत सही कहा, ये हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। वो हम हमें हमेशा गर्व देता है बिकॉज़ जहाँ-जहाँ हम जाते हैं, उस कंट्री में लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? एंड वो एक गर्व की बात है हमारे लिए। 30 देशों में हमने आज तक ये इंस्टॉल किया हुआ है। 30 देशों में कंपनीज़ या किसान इसको यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ से बाहर के कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर वाइज़ सिनेरियो समव्हाट सेम है, सिमिलर है। अपने यहाँ पे लोग जो काम करते हैं, वो ज़्यादा करके
साइंस बेस्ड नहीं करते, मतलब शास्त्रीय आधार पे खेती नहीं करते। एंड वो शास्त्रीय आधार पे खेती करने के लिए उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एडवाइस चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो एक्सपर्ट दे सकते हैं, जो साइंटिस्ट है, जो इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो दे सकते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो किसानों के पास पहुंचती नहीं। तो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो उसमें हो सकता है। जो हमने सोचा कि बाहर देशों में और हम हमारे देश में ये फर्क है। एंड इसकी इसकी फार्म ईआरपी का यूज करके वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसानों के पास हम लोग इजीली दे सकते हैं। एंड उसका उपयोग करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपना जो प्रोड्यूस है उसके लिए ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। सो वो हमने पहले उसमें सोचा और उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। हम्म। संजय जी, एक एक हिचक आपने हमारे देश के किसानों में देखी होगी जब भी टेक्नोलॉजी के यूसेज की बात आती है। मैं किसी पढ़े लिखे किसान की बात नहीं करूंगी, हमारे देश में बड़ी तादाद में गांव देहात में आपको किसान मिल जाएंगे जो खेती के जरिए अपना कामकाज जो है वो चलाते हैं। उस हिचक को आप किस तरह से देखते हैं? क्यों किसान जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कतराता है? क्या लैक ऑफ अवेयरनेस इसकी एक बड़ी वजह है, आप मानते हैं? या लैक ऑफ अवेयरनेस एक चीज पहले हुआ करती थी, बट मोबाइल रिवॉल्यूशन के बाद जैसे नई पीढ़ी है उसके हाथ में मोबाइल आ गया। एंड नई पीढ़ी ने एग्रीकल्चर में जब से एंटर किया है, रेगुलरली ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है, जैसे एंटर किया है तो उन्हें वो एक्सेस मिलना शुरू हो गया। पहले ये हिचक थी, बट जब मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से ये जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले किसान हैं उनकी तादाद बढ़ते जा रही है। ऑब्वियसली ये बहुत कम है आज की तारीख में, बट गोइंग फर्दर, मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे ये बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसकी कुछ कॉस्ट होती है। जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। एंड पैसे आदमी तब देता है जब उसकी वैल्यू उसे समझ में आती है। अब तक ऐसी कोई वैल्यू टेक्नोलॉजी की जो यूज करके मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो, मुझे कुछ ज़्यादा फायदा हुआ हो, ये जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक वो आगे आके उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सो इसलिए ये हिचक है। बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा किसान आगे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसान एक इंडिविजुअल करके काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, एडॉप्ट करना। बट अगर एक ग्रुप है, जैसे कोऑपरेटिव है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, अब वो साथ में आते हैं, तो उसका जो किसान का जो उसे उसकी एक एनकरेजमेंट मिलती है कि हम भी उसे एडॉप्ट करें, बिकॉज़ उसके साथ कोई है, बाकी किसान भी जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग जो काम करते हैं वो किसानों के साथ-साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़, कोऑपरेटिव्स, इनके लिए हमारा ईआरपी प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, सो दैट उस बेसिस पे जो उनका जो बिज़नेस है, कारोबार है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए। हम्म। सर, एक और बात आपसे समझना चाहूंगी। आपने काफी लंबा समय इस सेक्टर में गुजारा है। किस तरह के चैलेंजेस आपको पहले आया करते थे और अब उन चैलेंजेस से पार आपने पा ली है और बहुत आसान है अब बिजनेस को आगे बढ़ाना? चैलेंजेस अगर मैं बोलूँ तो पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग खेत-खेत में जाके अपना सॉफ्टवेयर बेचते थे। जब इंटरनेट इतना प्रोमिनेंट नहीं था और लोगों के पास कंप्यूटर्स भी इतने नहीं हुआ करते थे। मोबाइल तो दूर की बात है। तब से हमने ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाके उनको बेचना शुरू कर दिया था। तो उन दोज़ डेज़ उन दिनों में मतलब ये बहुत मुश्किल था कि लोगों को ये सब एडॉप्ट करना, उसका यूटिलाइज़ेशन करना, हमें उनको ट्रेनिंग देना, ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। बट आज आप देख रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंग ये बाकी जो होती है प्लेटफ़ॉर्म पे, वो इतना आसान तरीका हुआ है। एंड मोबाइल पे सब लोग जैसे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे इंटरैक्ट करते हैं, बहुत ईज़ी हो गया है। इंटरनेट की वजह से उन तक पहुँचना भी बहुत ईज़ी हो गया है। तो वो हमारे लिए अभी एक अच्छी बात है कि लोग सामने से हमारे पास आते हैं, रादर देन वी गोइंग टू देम।
पहले तो हम लोगों के पीछे जाया करते थे कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो। अब उल्टा हुआ है, लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारा एक कंपनी है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारा एनजीओ है और हमें फार्मर्स के साथ काम करना है, तो आप हमें क्या दे सकते हो? हमें ये बेचना है, प्रोड्यूस फार्मर्स के साथ कलेक्ट करके मंडी में बेचना है या कंज्यूमर्स को देना है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म पे आप ला सकते हो क्या? सो ये सब अब थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ है रादर देन वी गोइंग। हम्म। एक और आपसे बात समझना चाहूँगी, सस्टेनेबिलिटी की बात हर तरफ हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स भी हैं सरकार के, जिन्हें जिन्हें पूरा करने का उन्होंने ठानी भी है। 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र किया जाता है और एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कंपनी कैसे फार्मिंग और एग्रीकल्चर को हेल्प करती है इस पूरे के पूरे सेक्टर को, ताकि स्केल अप हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाए? या सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, उसमें से हमने 2 गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिस गोल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे फार्म ईआरपी एज़ अ प्रोडक्ट एंड एज़ अवर सर्विस इज़ बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट एसडीजीज़। एक है ज़ीरो हंगर एंड दूसरा है क्लाइमेट चेंज। तो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर को डैमेज हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। एंड वो नुकसान कम करने के लिए हमारा प्लेटफ़ॉर्म कैसे यूज़ किया जाए, ये हमारा एक प्रयत्न है। इसके लिए हमने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ सेवाओं का गठन किया है एंड वो हम हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं। दूसरी बात आपने कही सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका मतलब है आप कम से कम खाद यूज़ करो, कम से कम केमिकल्स यूज़ करो, कम से कम पानी की यूज़ करो, आप फ्यूल कम यूज़ करो, एनर्जी कम यूज़ करो। व्हेन आई एम सेइंग कम, कम मतलब ऑप्टिमाइज़्ड यूज़ करो। अ, जितनी आवश्यक है उतनी करो, उसका उसका वेस्टेज मत करो। सो ये सब करने के लिए ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये मदद करता है क्योंकि हर एक प्लॉट पे फार्मर्स के हर एक प्लॉट पे मैंने कितना खाद दिया है, मैंने कितने लेबर्स यूज़ किए हैं, कितनी फ्यूल मैंने खर्च करी है, कितना केमिकल्स मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है, ये सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाता है एंड आपका जो आपने प्लानिंग किया है एंड जो एक्चुअल किया है, उसका आपके सामने नंबर्स आ जाते हैं। सो उनको बहुत हेल्प करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेवलपमेंट। एक अहम बात यह है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां बहुत ही कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है। पैसा खर्च करने से पहले किसान किसी भी चीज़ में 4 बार सोचता भी है, और इन सब के बीच ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके हैं खेती बाड़ी करने के, ये भी हमने अपने देश में देखा है। ऐसे में सर कितने जो ये एक्स्ट्रा खर्च होता है आप जैसी कंपनी के साथ जुड़कर किसी भी फार्मर का, क्योंकि वो बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाता है, ऐसे में आप कौन से वो कदम उठाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनका फ़ायदा भी हो सके और साथ ही साथ आपको भी इन टर्न फ़ायदा मिल सके? आपने देखा होगा कि डिजिटलाइज़ेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, जैसे ही कोविड आ गया है, उसके बाद इतना एग्रेसिव तरीके से डिजिटलाइज़ेशन लोग कंपनीज़ या लोग कर रहे हैं एंड यूज़ कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, वो डिजिटलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर है और डिजिटलाइज़ेशन ऑफ एग्री बिज़नेस है। अब इंडिविजुअल फार्मर्स जो है, इंडिविजुअल किसान जो है, उनके लिए ये कॉस्ट भर पाना थोड़ा-सा मुश्किल जाता है। तो हम लोग अप्रोच करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के साथ। जिसे सरकार ने उनकी बहुत बड़ी योजना बनाई है कि 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ का निर्माण होगा और उनके ज़रिए किसानों का जो भी आगे का डेवलपमेंट है, उनके ज़रिए हो सकता है। तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ अपना कॉम्पिटिशन करती है। ये किसानों की कंपनी है बट ये प्राइवेट के साथ कॉम्पिटिशन करती है। जब ये कॉम्पिटिशन करती है, तो उन्हें भी इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करने पड़ते हैं, नहीं तो वो कॉम्पिटिशन में मर जाएगी। हम लोग बोलते हैं कि इफ
they use Farm ERP, they are following the best practices in agri business. तो ऐसी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है उनके लिए हमने हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा सा बदल दिया है और उसको कम कीमत में उपलब्ध किया है। जो शुरू करेंगे यूज करना वो बाय डिफॉल्ट फार्मर के साथ इसका एडवांटेज बेनिफिट पास ऑन करते हैं। हम्म। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप फार्म ईआरपी में यहाँ पर करते हैं, उसका मतलब अगर हमारे दर्शकों को समझा दें, और अगर कोई फार्मर आपसे संपर्क करना चाहता है, कोई किसान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता है, तो कैसे वो आप तक पहुँच सकता है? इसके साथ अभी काम कर रहे हैं। ये कंपनी हम्म। क्या करती है कि ये अपने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है एंड हम्म। उनसे वो जो प्रोड्यूस है वो परचेस कर लेती है, फिर अपने ब्रांड पे वो उसको सेल कर देती है पैक करके। अब इसमें क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैक्सिमम आउटपुट हर एक किसान से लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग जो काम शुरू करते हैं वो फार्मर का फार्म जियो टैग करने से शुरू करते हैं, जहाँ पे वो उसका मैप पे फार्म दिखने लगे। फिर उसे जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है कि उसने अगर टोमेटो का प्रोडक्शन लेना है, तो टोमेटो के लिए उसने क्या-क्या करना चाहिए, उसका एक शेड्यूल उसे उसके मोबाइल पे आ जाता है एसएमएस के ज़रिए। वो फ़ॉलो करता है एंड जब ये कंप्लीट हो जाता है, जब ये प्रोड्यूस आता है हार्वेस्ट करने के लिए, तब कंपनी के लोग जाके उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद उसे पैक हाउस में लाते हैं एंड उसको पैक करके वो बेचते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इसमें कवर होता है एंड दैट इज़ हेल्पिंग फार्मर्स टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी एंड टू द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी टू इम्प्रूव ऑन देयर प्रॉफिट्स। तो ये एक हम्म। तरीके से उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है संजय जी, देश को आज़ादी मिले कई साल हो गए हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर वापस उस सवाल पर जा रही हूं कि क्योंकि आप देखिए, आपने दुनिया भर में ट्रैवल भी किया है, आपने बाहर के देशों में किस तरह से फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, वो भी देखा है, और हमारे देश में किस तरह से अभी भी बहुत सारे लोग ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग यहाँ पर करते हैं। आपके हिसाब से कितना समय और लगेगा हमारे देश के किसानों को ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अपनी फार्मिंग में लाने में, और अगर मान लीजिए 10 साल में स्थिति बदल जाती है, तो किस तरह का डिफरेंस, या यूं मैं कहूं कि किस तरह का जीडीपी नंबर्स में आप बढ़ोतरी होते हुए देखते हैं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीटली फुली यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स अगर आगे बढ़ते हैं तो? मुझे तो लगता है कि इसके आगे टेक्नोलॉजी के बिना एग्रीकल्चर और फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। द रियल प्रॉब्लम अपना यहाँ पे है वो है क्लाइमेट चेंज एंड बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना प्रोडक्टिविटी आपकी आती नहीं, जितनी आती है उसकी अवेलेबिलिटी का डिमांड एंड सप्लाई वो मैच नहीं होता एंड आपको उतना रेट नहीं मिलता। अब आप समझिए कि एक किसान है, उसने कुछ जैसे प्याज लगाया है एंड उसने जितना खर्चा किया उसके ऊपर उसे 30% जो प्रॉफिट है वो ऐड करके उसे उतना रेट मिल गया। अब ये अगर अचीव करना है तो पूरे भारत के जितने किसान हैं उन लोगों ने क्या ग्रो किया है उसका डेटा मिलना बहुत ज़रूरी है एंड वो डेटा एक प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी है जिसके बेसिस पे हम लोग उसको वो एडवाइस दे सकें। अब हम लोग बोलते हैं कि एक अपना बिज़नेस करके आपने खेती करनी चाहिए। तो मैं हर एक प्लॉट में कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, ये सब जब मैं रिकॉर्ड करूँगा। सेकेंडली ये मेरा बिज़नेस प्रेडिक्टेबल जब हो जाएगा एंड थर्ड मुझे समझ में आएगा कि ये मैं किसको बेचूँ, तो मुझे वो मार्केट लिंकेज मिल जाएगा। ये सब जब आता है, तो मुझे लगता है फार्मिंग विल ऑलवेज़ बी प्रॉफिटेबल, मतलब कोई भी किसान लॉस में नहीं जाएगा। एंड ये होने के लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, एडॉप्शन के लिए टाइम लगेगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो अभी आ रही है, इवॉल्व हो रही है, वो उसमें थोड़ा फाइन ट्यून होना पड़ेगा। मुझे लगता है 5 साल 5 टू 10 इयर्स का ड्यूरेशन तो डेफ़िनेटली लगेगा। बट उसके बाद अ,
कलेक्टिव फार्मिंग, ग्रुप फार्मिंग के कंसेप्ट ज़्यादा हो जाएँगे देन इंडिविजुअल फार्मिंग, बिकॉज़ छोटे-छोटे किसान हैं, वो साथ में आके कुछ कलेक्टिव कमर्शियल तरीके से वो कर पाएँगे। एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आई मीन यू जस्ट कांट अवॉइड इट। आप उसको अवॉइड ही नहीं कर पाते। मतलब जो किसान टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही विल बी आउट ऑफ द बिज़नेस। हम्म, बिल्कुल। संजय जी, एक अहम बात यहाँ पर यह है कि पिछले 1 डेढ़ साल में जो स्थिति रही है पैंडेमिक के कारण, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। फार्म ईआरपी की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों ने देखे, एंड डू यू थिंक वी आर बैक इन द गेम नाउ? अब पैंडेमिक जो है वो पुरानी बात हो गई है एंड लाइफ इज बैक टू नॉर्मल? आई थिंक पैंडेमिक आई मीन वी हैव स्टार्टेड लिविंग विद द पैंडेमिक नाउ। ये पुरानी नहीं हो चुकी बट हमें आदत हो गई है उसकी। सो डेफिनेटली इसके आगे जाके अगर सिमिलर प्रॉब्लम आता है, तो उसको कैसे फेस किया जाए वो हम समझ सकते हैं अभी। अब एग्रीकल्चर में आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो इतना लॉस हो गया लोगों का, क्योंकि हार्वेस्ट करने के लिए उनको मज़दूर नहीं मिल रहे थे। मज़दूर मिल गए तो वो उनको ट्रांसपोर्ट करके सिटी में लेने के लिए ट्रक्स अवेलेबल नहीं थे। ट्रक्स मिल गए तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल नहीं था। अब ये सारा जो सप्लाई चेन बिगड़ गया था, उसके लिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होता पहले, बाय डिफ़ॉल्ट हियर ऑनवर्ड्स इट विल बी डन, किया होता, तो इतना लॉस नहीं होता। अब मुझे लगता है वो हमें समझ में बात आ गई है एंड उसमें हम लोग बहुत ही उसको हम इंग्लिश में रेज़िलिएंट बोलते हैं। तो पैंडेमिक या जो ऐसे प्रकार की सिचुएशन पैदा होती है, उसके उसके रेज़िलियंस के लिए अभी हमने काम किया है और उसके लिए टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे ही एंड उसका यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा होगा इसके आगे। हम्म। आखिर में आपसे आपके बिजनेस का रोड मैप समझना चाहूंगी। क्या कंपनी के फ्यूचर प्लान्स है भारतीय बाजारों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए? आपके पास ऑलरेडी करीब करीब 6 लाख स्टेक होल्डर्स हैं फार्म ईआरपी पर। अभी हम लोग 6 लाख एकड़ तक पहुँचे हुए हैं 30 देशों में एंड नेक्स्ट 2 सालों में, अगले 2 सालों में हम लोग 20 लाख एकड़ तक पहुँचना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी हम लोग 1.5 लाख किसानों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करते एंड वो भी नंबर हम 2 साल में हम 10 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बट ये बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सेप्ट हो चुका है एंड हम लोग वहाँ-वहाँ उसको स्केल करना चाह रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट है। सो ये हमारा प्लान है एंड सेकेंडली अ, हमें इसको ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनाना है। बिकॉज़ कैसे होता है कि आज अगर बिज़नेस करने जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बिज़नेस खेती है। बाकी सब बिज़नेसेस अ, टू सर्टेन एक्सटेंट प्रेडिक्टेबल है, बट सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल खेती है। सो हमारा एजेंडा है कि उसको प्रेडिक्टेबल किया जाए, उसमें इंटेलिजेंस लाया जाए, उसमें साइंस लाया जाए एंड जो आदमी है सबसे नीचे, जो किसान है, उसे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं। बट टेक्नोलॉजी जैसे उसे कहा जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा, वैसे अगर वो फ़ॉलो करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको उसका फ़ायदा हो जाता है या प्रॉफ़िट में आ जाता है। ये हमारा प्लान है हम्म। फ्यूचर के लिए। हम्म, ठीक है। शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और जाहिर तौर पर अगर जो आईटी सेक्टर है या यूँ कहे जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसका इस्तेमाल पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाए, जैसा कि आपकी कंपनी भी यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है, पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के आने का मतलब है इस सेक्टर में भी एक बड़ी हमें जो कामयाबी है वो यहाँ पर हासिल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय बोरकर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल धन्यवाद। होने के लिए। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।